Yes, 12th class. This is from your English book, Lost Spring. As we have completed the story number 1 of Lost Spring, now we are on the story 2. Stories of Stolen Childhood की ये आपकी second story है, which title is I Want to Drive a Car. Here you can see there's a picture of a boy whose name is Mukesh. ओके ये जो मुकेश है इसके ऊपर पूरी कहानी यहाँ पर लिखी गई है जो कि एक गाड़ी को ड्राइव करना चाहता है. अब स्टार्टिंग कैसे की गई है इस स्टोरी की वो हम यहाँ पर देखेंगे. मुकेश insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. अब यहाँ पे जब ऑथर मुकेश से मिली तो मुकेश ने इंसिस्ट किया कि वो अपनी लाइफ का खुद मास्टर बनना चाहता है, अपनी चीजों का खुद बॉस बनना चाहता है और मैं एक दिन एक मोटर मैकेनिक बनूंगा. उसने ये अनाउंस किया, उसने ये बताया, उसने अपनी इच्छा यहाँ पे जो है एक्सप्रेस की, अपनी विश एक्सप्रेस की कि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है. तो इतने में फिर जो ऑथर होती है वो उससे पूछती है, Do you know anything about cars? I asked. वो क्या पूछती है कि क्या तुम्हें गाड़ियों के बारे में कुछ पता है? तो वो क्या रिप्लाई करता है? I will learn to drive a car, he answers, looking straight into my eyes. His dreams loom like a mirage amidst streets that fill his town, Firozabad, famous for its bangles. Now you can see, looking straight into my eyes का मतलब होता है किसी को देखना कॉन्फिडेंस के साथ और डिटर्मिनेशन के साथ. लूम्स लाइक अ मिरर का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज जो कि सीम्स दैट इट विल बी ट्रू इन द फ्यूचर बट एक्चुअली इट विल नॉट बी सो. ऐसा लगता है कि कोई चीज जो फ्यूचर में पूरी हो जाएगी लेकिन वो एक्चुअल में सही नहीं है. अभी आपको लग रहा है कि वो फ्यूचर में सही होगा, वो ट्रू है, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं है. एमिट्स मतलब होता है इन द मिडल ऑफ समथिंग, किसी चीज के बीच में होना. ठीक है. तो जैसे ही ऑथर पूछती है कि तुम्हें गाड़ी के बारे में कुछ पता है तो मुकेश रिप्लाई करता है कि मैं गाड़ी ड्राइव करना सीख लूंगा, आई विल लर्न. और ये वो उसकी आंखों में बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ देखकर बोलता है. ऐसा लगता है कि जैसे उसको पूरा विश्वास है. अब उसका यहाँ पे क्या पता चलता है कि जो उसका सपना है, जो उसका ड्रीम है, तो क्या ड्रीम है उसका, एक गाड़ी को सीखना. ठीक है. जो उसका ड्रीम है वो एक्चुअल में कहीं बीच में फंस गया है. ठीक है. amidst the dust of trees that fill his town फिरोजाबाद. अब जो मुकेश है वो रहता है फिरोजाबाद में और फिरोजाबाद एक ऐसा टाउन है जहाँ जो कि फेमस माना जाता है बैंगल्स के लिए और जितने भी लोग वहां रहते हैं वो बैंगल मेकिंग के प्रोफेशन में जुड़े होते हैं. तो यहाँ पर मुकेश का ये जो सपना है कि वो गाड़ी सीखेगा वो कहीं ना कहीं धुंधला सा नजर आता है. वो ऐसा लगता है कि जैसे पूरा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उसको बहुत कॉन्फिडेंस है कि वो पूरा होगा. क्यों नहीं हो सकता वो हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में. Your next para says, every other family in Firozabad is engaged in making bangles. It is the center of India's glass blowing industry, where families were spent generations working around furnaces, welding welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. अब फिरोजाबाद जो है ऐसी जगह है जहां पर हर एक फैमिली बैंगल्स बनाने में जुड़ी हुई है, बैंगल्स के प्रोफेशन से जुड़ी हुई है. और क्योंकि ये इंडिया का सेंटर है किस चीज का, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का. ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री क्या है, एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि ग्लास बनाने में काम करती है और वो ग्लास बनता है और फिर वहां से चूड़ियां रेडी होती हैं. तो उसके लिए फिरोजाबाद इंडिया का बहुत फेमस जगह माना जाता है. और इस जगह पे जो फैमिलीज हैं वो अपनी जनरेशन बिता देती हैं इस काम के लिए, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग यही ही काम करते रहते हैं. एक एक आदमी जिसके फादर भी इसमें इन्वॉल्व थे, जिसके ग्रैंड फादर भी इस पे इन्वॉल्व थे, तो जनरेशन से काम करते हैं. और क्या काम हो रहा होता है वहां पे, फर्नेसेस. फर्नेसेस मतलब एक क्लोज्ड रूम के अंदर जहां पर हीट जो है वो प्रोड्यूस की जाती है. तो जब अगर बैंगल मेकिंग का काम करना है तो आपको ऐसे ही क्लोज रूम में काम करना पड़ेगा जहाँ पे हीट जो है वो प्रोड्यूस की जाए. वेल्डिंग का काम किया जाता है. वेल्डिंग से क्या मतलब है, वेल्डिंग का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जो कि मेटल या ग्लास को ज्वाइन करता है और उसके लिए बहुत ज्यादा गर्मी जो है वो चाहिए होती है. तो ये यही बता रहा है यहाँ पर कि ये लोग जो है फर्नेसेस में काम करते हैं, वेल्डिंग का काम करते हैं, ग्लास मेकिंग बनाते हैं, बैंगल्स बनाते हैं, जो कि ऐसा लगता है कि सब
दुनिया की जो जो जितनी भी वुमेन है, ठीक है, बैंगल्स फॉर सब, जितनी भी इस धरती पे वुमेन है उन सबके लिए बैंगल्स शायद यहीं से बनती है, क्योंकि इतनी ज्यादा मात्रा में लोग इस प्रोफेशन से वहां पर जुड़े हुए हैं. ओके, योर नेक्स्ट पैरा इज Mukesh's family is among them. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures in dingy cells without air and light, that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slop their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. अब यहाँ पे डिंजी का मतलब होता है डार्क, एकदम डिम हो जाना, जब बहुत ही डार्क प्लेस होता है. एक वर्ड दिया गया है स्लॉक. स्लॉक का मतलब होता है ज्यादा मेहनत से काम करना. डे लाइट आवर्स का मतलब है सूरज जब निकल रहा हो उस टाइम को हम डे लाइट आवर्स कहते हैं. एंड ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज का मतलब है कि आपकी देखने की शक्ति. ठीक है, तो मुकेश की फैमिली भी उन सारी फैमिली में से एक थी जो कि बैंगल्स बनाती थी, और उनमें से किसी को भी ये नहीं पता था कि बच्चों से ये काम करवाना ऐसे फर्नेसेस में जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, ये इलीगल है. कानून नहीं बोलता कि आपको बच्चों को ऐसी जगह पे काम कराना है. और और वो जगह कैसी है? वो ऐसी जगह है जो कि बहुत डार्क है, जहाँ पे कोई लाइट नहीं है, कोई हवा नहीं है. तो इलीगल काम वहां पे हो रहा है और किसी को पता भी नहीं है कि वो अपने बच्चों से ऐसा काम करा रहे हैं जो कि लीगल है ही नहीं. अगर वहां पे लॉ आ जाता है, कानून आ जाता है, कानून, तो क्या होगा कि कम से कम 20,000 बच्चे जो हैं उनको बाहर निकाला जाएगा इस काम में, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे जो है इस काम में लगे हुए हैं. और वो इतने ज्यादा लगे हुए हैं कि वो क्या, और वो इतनी मेहनत से काम करते हैं, दे वर्क रियली हार्ड. पूरे दिन भर वो काम करते रहते हैं. ठीक है, और इतना ज्यादा काम करते हैं कि कई बार वो अपनी आंखों की रोशनी तक, जो पावर है, उसको खो देते हैं. देखो, आप जब ऐसे एटमोसफेयर में काम कर रहे होते हो तो आपकी जो आंखें हैं उस पर असर पड़ता है, उनकी पावर पे असर पड़ता है. तो बच्चे वहां पे काम करते करते क्या है, कई बार अपनी आंखें जो है वो एडल्टहुड में आने से पहले पहले ही अपनी पावर खो बैठते हैं. Mukesh's eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. We walk down stinking lanes choked with garbage, past homes that remain hovels with tumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexistingly in a pre-medieval state. अब यहाँ पे बताया गया है कि जब ऑथर मुकेश से बात कर रही होती है तो इतने में मुकेश जो है वो ऑथर को क्या करता है, इनवाइट करता है कि मेरे घर चलो. अब यहाँ पर बीम का मतलब है शाइन ब्राइटली, जब कुछ चीज बहुत ज्यादा चमक रही होती है. और वॉलंटियर का मतलब है आपका खुद का इनिशिएटिव, जब आप बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लेकर किसी काम को करने के लिए आगे आते हो. ठीक है, तो मुकेश जो है खुद अपना एक इनिशिएटिव लेता है, ऑथर को बोलता है कि आप मेरे घर चलो. और ये जब वो बोलता है ना तो उसकी आंखों में एक बहुत ज्यादा चमक होती है, और बहुत प्राउडली वो बोलता है कि मेरे घर चलो, मेरा घर अभी बन रहा है, रीबिल्ड हो रहा है. रीबिल्ड मतलब रेनोवेट हो रहा है, वो उसको बहुत प्राउडली बोलता है. तो ऑथर उसके साथ चलती है. अब जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो आगे उनको कैसा माहौल दिखता है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं वो देखेंगे. स्टिंकिंग का मतलब होता है बेकार स्मेल. चोक्ड का मतलब होता है ब्लॉक, किसी का रुक जाना, ब्लॉक होना. होवल्स का मतलब होता है, होवल स्लम्स का मतलब होता है आपका, होवल्स का मतलब होता है स्लम्स, यानी कि ऐसा एरिया जो कि डेवलप नहीं है, अंडर डेवलपमेंट है. क्रम्बलिंग का मतलब होता है कि नीचे की तरफ गिरना. और वॉबलिंग का मतलब होता है अनस्टेडी, रुका ना होना, किसी चीज का टिका ना होना. ठीक है, कोएक्सिस्टिंग का मतलब होता है दो चीजों का एक ही समय पर होना. और प्रीमेबल का मतलब होता है प्री हिस्टोरिक. नाउ यू कैन सी, जब मुकेश ऑथर को बोलता है कि तुम चलो, और वो रास्ते से जा रहे होते हैं, तो वो क्या ऑब्जर्व करती है ऑथर, वो ऑब्जर्व करती है कि हम जब जा रहे थे तो हमें पूरे रास्ते, पूरी जो लेन्स हमें मिली, वो उनमें बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी. दे वर स्टिंकिंग, दे वर स्मेलिंग वेरी बैड. पूरे रास्ते जो है वो कूड़े करकट, गार्बेज से ब्लॉक्ड थे. जो रास्ते में जब वो लोग घर से गुजर रहे थे लोगों के, तो उनको उसको क्या नजर आ रहा था कि वो स्लम एरिया है. स्लम एरिया मतलब जहाँ पे लोग बहुत पुअर कंडीशन में रह रहे होते हैं, जैसे झुग्गी झोपड़ी टाइप से ना. तो वो बोलता है वो स्लम एरिया था. और वहां पर क्या नजर आ रहा था कि जगह जगह पे जो दीवारें हैं वो अच्छी कंडीशन में नहीं है, गिरी हुई हैं.
और जो डोर्स है वो वॉबली है, वॉबली मतलब अनस्टेडी है, उनकी भी कंडीशन ठीक नहीं है, टिके हुए नहीं है वो दरवाजे, उनके साथ किसी किसी के घर में विंडोज भी नहीं है। और इतना ज्यादा क्राउड है लोगों का, लोग तो है ही वहां पर, एक साथ वहां पे एनिमल्स भी रहते हैं, वहां पे बहुत सारे एनिमल्स थे, वहां पे बहुत सारे इंसान थे, सारे के सारे एक ही साथ रह रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि एक प्री मेबल स्टेट में वो आ गई है, यानी ऐसा लग रहा था कि वो हिस्ट्री में आ चुकी है। हिस्ट्री में मतलब कि जैसे हिस्ट्री में लोग रहते थे ना, इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं होती थी उनके पास और उनको बुरी फैसिलिटीज में रहना पड़ता था, तो वहां पे उसको देखकर भी ऐसे ही लगा कि वो एक बहुत ही बेकार स्थिति में जो है पहुंच चुकी है। He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. Bangs मतलब हिट करना, किसी को मारना। अब उसके बाद रास्ते से गुजरते गुजरते वो एक फाइनली एक घर के पास रुकते हैं, और उस दरवाजे को क्या करता है वो मुकेश जोर से अपने पैरों से मारता है। और जैसे ही वो उसको मारता है तो वो एकदम से ओपन हो जाता है, दरवाजा जैसे ही ओपन होता है उसके बाद जो बताया गया है वो ये है, वी एंटर अ हाफ बिल्ट शेड, in one part of it, thatched with dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. अब यहाँ पे शैक का मतलब है आपका एक ऐसा घर, एक ऐसी हट जो कि रफली बिल्ट है, अच्छे से बनी नहीं है। थैच्ड का मतलब होता है कि सूखी हुई घास से किसी चीज का कवर होना। वेसल का मतलब होता है कंटेनर जिसमें खाना बनाते हैं। सिजलिंग का मतलब होता है एक हिस की आवाज आना, जब कुछ आप फ्राई कर रहे होते हो या आप कुकिंग कर रहे होते हो तो एक आवाज आती है हिसिंग की, वो उसको हम सिजलिंग कहते हैं। तो ऑथर बोलती है कि जैसे ही हम उस हाफ बिल्ड शेक में एंटर करते हैं, यानी एक ऐसे हट में जो कि अच्छे से बना नहीं था, तो वो क्या ऑब्जर्व कर रही है कि एक तरफ तो बहुत सारी सूखी हुई घास पड़ी हुई है और बगल में ही एक फायरवुड स्टोव है। फायरवुड स्टोव मतलब एक चूल्हा है जहाँ पे लकड़ी से खाना बनाया जा रहा है, और उसी के ऊपर एक बहुत बड़ा वेसल, एक बहुत बड़ा बर्तन रखा हुआ है जिसमें खाना पक रहा है। और उस खाने पकने से क्या हो रहा है, एक आवाज आ रही है सिजलिंग की। और वो किस क्या पक रहा है उसमें, वहां पे स्पिनच लीव्स यानी कि पालक के पत्ते पकाए जा रहे हैं उसके अंदर, वो उसने ऑब्जर्व किया। On the ground, in large aluminum platters, are more chopped vegetables. A frail young woman is cooking the evening meals for the whole family. Through eyes filled with smoke, she smiles. She is the wife of Mukesh's elder brother. अब यहाँ पर क्या बोलते हैं कि प्लेटर्स का मतलब होता है बड़ी बड़ी प्लेट्स, चॉप्ड का मतलब होता है किसी चीज का कटा होना बहुत अच्छे से, फ्रेल का मतलब होता है बहुत थिन और बहुत कमजोर, फिल्ड विथ स्मोक, आईज फिल्ड विद स्मोक का मतलब है आंखों में एकदम धुआं भरा हुआ है। ठीक है। अब जैसे ही वो वहां पहुंचते तो वो क्या देखती है कि जमीन पर कुछ एल्यूमिनियम की प्लेट्स रखी हुई है बहुत ज्यादा, और उस प्लेट्स में वेजिटेबल्स काट के रखे हुए हैं। एक और बगल में वो क्या देखती है कि एक फ्रेल यंग वुमेन, एक बहुत ही पतली दुबली सी एक एक यंग सी कोई लड़की बैठी हुई है जो कि खाना पका रही है शाम का अपनी पूरी फैमिली के लिए। अब जब वो उसको देखती है तो उसको क्या नजर आता है कि उसकी आंखों में बिल्कुल धुआं भरा हुआ है। किस चीज का धुआं, जो चूल्हे में से आग निकल रही है उस चीज का धुआं। और वो है कौन, यहाँ पर उसका इंट्रोडक्शन दिया गया है कि उस धुएं की, आंख में धुएं होने के बावजूद भी वो जब लेडी उनको देखती है तो वो देखकर स्माइल करती है। और अब ऑथर बता रही है कि वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है। Not much older in years, she has begun to command respect as the Bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband Mukesh and their father. और वो बोलती है कि यहाँ पे कमांड रिस्पेक्ट का मतलब होता है किसी चीज को करने के लिए आप वर्दी होना, आप रिस्पेक्ट लेना चाहते हैं। ठीक है। तो उसको देख के पता चला, वहां पे इंट्रोडक्शन दे रही है उस लड़की का कि ज्यादा टाइम नहीं हुआ है उसको अभी बहू बने हुए एक फैमिली की। और जैसे कि डॉटर इन लॉ एक घर में होती है तो उसको सारी चीजें ध्यान देनी पड़ती है, तो अभी वो नए नए ही जो है एक बहू बनी है, इसीलिए वो बहुत ही अच्छे से ग्रीट कर रही है, रिस्पेक्ट कर रही है, वेलकम कर रही है गेस्ट का। और वो एक ऐसी गर्ल है जो उसके जिसके अंडर पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 3 आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास है जिनका खाना उसको बनाना है, सारी चीजें रेडी करनी है। वो कौन कौन है, एक तो उसका हस्बैंड है, एक मुकेश है उसका देवर, और एक उसके फादर है यानी कि फादर इन लॉ। तो वो सबके लिए खाना बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings a wheel closer to her face.
As custom demands, daughter-in-law must veil their faces before male elders. In this case, the elder is an impoverished bangle maker. Despite long years of hard labor, first as a tailor, then as a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his two sons to school. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. अब जैसे ही क्या होता है, इतने में एक ओल्डर आदमी उस घर के अंदर आता है, और जैसे ही वो ओल्डर आदमी घर के अंदर आता है तो वो जो छोटी सी लड़की बैठी होती है पतली दुबली सी, वो क्या करती है, विड्रॉस करती है। विड्रॉस मतलब पीछे की तरफ चले जाना, वो बैक की तरफ चली जाती है और वहां पे एक टूटी हुई दीवार होती है, वहां चली जाती है, उसके पीछे चली जाती है। टूटी हुई दीवार के पीछे जाके क्या करती है, अपना जो घूंघट है, वील मतलब होता है पर्दा कर लेना, वो अपने फेस का पूरा पर्दा कर लेती है और पूरा मुंह ढक लेती है। अब वो ऐसा क्यों करती है? क्योंकि ये एक कस्टम है, एक रिवाज है कि जो डॉटर इन लॉज होंगी, जो बहू होंगी, वो हमेशा फैमिली में कोई मेल एल्डर्स अगर आएगा तो उसके सामने अपना मुंह ढक के रखेंगी। ठीक है, और इस केस में वो जो एल्डर आदमी जो आए थे वो कौन थे उसके बारे में बता रहे हैं। वो एक बैंगल मेकर है। यहाँ पे वो बताया गया है कि वो मुकेश के फादर है, वो एक बैंगल मेकर है जो बैंगल बनाने का काम करता है और बहुत इम्पोवरिश्ड है, मतलब बहुत गरीब है। उन्होंने अपने पूरे साल जो है, अपनी जिंदगी के इतने सालों से उन्होंने हार्ड लेबर की है, बहुत मेहनत की है। पहले वो टेलर थे, फिर उसके बाद वो बैंगल मेकर बने और अभी तक वो वही काम कर रहे हैं। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वो अपना घर रेनोवेट नहीं कर पाए, रिपेयर नहीं कर पाए। इनफैक्ट अपने दो बेटों को वो स्कूल नहीं भेज पाए। उन्होंने जो किया लाइफ में वो सिर्फ इतना किया कि जो उनको आता था वो उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया। और उसको उनको क्या आता था? उनको आता था बैंगल्स बनाना, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, सिर्फ इतना उनको आता था और वो उन्होंने अपने बच्चों को सिखा दिया। ठीक है क्लास, तो यहाँ पे पता चलता है कि पुअर कंडीशन में एक फादर अपने बेटे को जो है वो स्कूल भी नहीं भेज सकता। एज यू कैन सी, एवरीबडी इन द फैमिली, एवरीवन इन द फैमिली इज इन्वॉल्व्ड इन बैंगल मेकिंग, ना फादर, मदर एंड द सन, जितने भी लोग होते हैं सब लोग इसमें ही जुड़ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पैरा इज, it is his karam, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. Can a God-given lineage ever be broken, she implies? अब यहाँ पर अब आती है मुकेश की ग्रैंड मदर। मुकेश की ग्रैंड मदर ने अपने हस्बैंड को इस प्रोफेशन के जरिए ब्लाइंड होते हुए देखा है। बैंगल्स बनाते हुए जो ग्लास का काम कंटिन्यूअसली लोग कर रहे होते हैं, कई बार उनकी आंखों में चला जाता है और लोग अपने देखने की जो पावर है वो खो देते हैं। उसने अपने हस्बैंड को ऐसे देखा है, लेकिन फिर भी वो क्या बोलती है? वो बोलती है कि ये कर्म है, ये हमारी डेस्टिनी है, हमारा भाग्य है, और ये हमारा भाग्य ऐसा है कि हमें बैंगल्स बनानी ही है, हमारे पूर्वजों ने हमें ये दिया है, और ये तो शायद एक भगवान भी हमसे नहीं छीन सकता, क्योंकि भगवान ने ही हमारी किस्मत में ये लिखा है। ये चीज वो जो लेडी है वो इस बात को कन्फेस करती है। इवन उसके हस्बैंड की पावर चली गई आई साइड, लेकिन स्टिल वो ये बात बोलती है। ओके क्लास, नेक्स्ट पैरा इज, born in caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in Firozabad. Spirals of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the seven colors of the rainbow, lie in mounds in unkept yards, are piled on four-wheeled handcarts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. Now you can see कि जो मुकेश है उसकी कंडीशन बताई गई है कि जो लोग एक बैंगल मेकिंग फैमिली में पैदा होते हैं उनकी कास्ट बन जाती है बैंगल बनाने की। उनको कुछ नजर नहीं आता और उनको कुछ नहीं दिखता। अगर उनको आप उनके घर जाओगे तो उनके घर में आपको बैंगल्स नजर आएंगी। उनके घर के पीछे बैक यार्ड में भी जाओगे आप तो भी उनको वहां पे बैंगल नजर आएगी। इनफैक्ट उनके घर से किसी और के घर पे भी चले जाओ तो भी वहां पे आपको जो है बैंगल्स नजर आएंगे। तो फिरोजाबाद के हर एक घर में, उनके हर एक घर के हर कोने में सिर्फ लोगों के पास क्या है? बैंगल्स ही बैंगल्स होती है। स्पाइरल्स का मतलब होता है आपका एक ऐसा प्रोसेस जो कि कभी खत्म नहीं होता, नेवर एंडिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस। माउंट मतलब हीप यानी ढेर लग जाना। अनकेम्प्ड का मतलब होता है
किसी चीज का ध्यान ना रखना। पाइल्ड का मतलब होता है किसी चीज, एक चीज के ऊपर दूसरी चीज को रखना। और शैंटी टाउन का मतलब होता है एक ऐसी जगह जो कि बहुत छोटी है और वहां पर बहुत ही रफली बिल्ट हट्स है। तो क्योंकि यहाँ पर जो मुकेश है वो यहाँ पर पैदा हुआ है एक ऐसी फैमिली में, तो वो बता रहा है कि यहाँ पे डिस्क्राइब कर रही है ऑथर कि जो स्पाइरल्स है ना बैंगल के, बैंगल यानी बैंगल का ऐसा प्रोसेस जो कि कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। और वो बैंगल्स कैसी हैं, बहुत अलग अलग तरीके की बैंगल्स है, कोई गोल्ड कलर की बैंगल्स है, कोई पैडी ग्रीन कलर की बैंगल्स है, कोई रॉयल ब्लू की है, पिंक पर्पल हर कलर की बैंगल्स वहां पे मिल जाएंगी आपको। जो 7 कलर्स होते हैं ना रेनबो में, वो और उन 7 कलर को मिक्स करके जो अलग अलग कलर्स बनते हैं, वो कलर्स भी यानी सारे कलर्स की बैंगल्स वहां मिलेंगी। और वो सारी बैंगल्स एक ढेर में रखी होती है हर किसी के घर में। और उन बैंगल्स का बहुत ही ऐसे रखी होती है जैसे किसी को कोई परवाह ही नहीं है, क्योंकि उनको रोज का उनका देखने का काम है। इनफैक्ट कुछ जो यंग लड़के होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी एक रेडी पर जो कि 4 व्हील हैंड कार्ट्स होते हैं ना, जो लेकर लोग गलियों में जाते हैं, उसमें उसके ऊपर वो पूरा का पूरा ढेर बैंगल्स का रख के गलियों में जाते हैं फिरोजाबाद की, और वहां पर वो बेचते हैं उस शैंटी टाउन में। शैंटी टाउन मतलब जैसे मैंने बताया एक ऐसी जगह जहाँ पे अच्छे से जो है डेवलपमेंट नहीं हो रखी हो, वहाँ पे छोटी छोटी हट्स हो, जो वो भी जो कि रफली बिल्ट हो। ठीक है, सो ये यहाँ पे बताया गया है। अब and in dark hutments, next to lines of flames of flickering oil lamps, sit boys and girls with their fathers and mothers, welding pieces of colored glass into circles of bangles. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. अब बोल रहे हैं कि उस हटमेंट्स यानी उन हटमेंट्स में वो जो झोपड़ियां हैं वहां पे इतना ज्यादा डार्क होता है कि उस डार्क में वो जो लोग हैं उस फ्लेम्स में काम कर रहे होते हैं, जहाँ पे कि एक ऑयल लैंप जला हुआ है सिर्फ। वहाँ पे लड़के बैठे होती हैं, गर्ल्स होती हैं, उनके फादर उनके माँ बाप भी वहीं होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, वेल्डिंग कर रहे होते हैं, ज्वाइन कर रहे होते हैं ग्लासेस को, और उससे बैंगल्स बना रहे होते हैं, वो सर्कल्स बना रहे होते हैं बैंगल्स के। उनकी आंखें जो है उस अंधेरे में काम करते करते इतनी एडजस्ट हो जाती है डार्क को लेकर कि वो कंफर्टेबल नहीं फील करते लाइट में बाहर, जबकि वो अंधेरे में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो और इस वजह से क्या होता है कि एडल्ट होने से पहले पहले ही उनकी जो आंखों की जो रोशनी है, जो पावर है, वो चली जाती है। ऐसा कई लोगों के साथ वहां पर होता है। एज यू कैन सी दिस देयर इज अ गर्ल वर्किंग इन द ऑन द बैंगल्स। ठीक है, अब इसके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया नेक्स्ट पैरा में। सविता अ यंग गर्ल, Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass. अब यहाँ पे ड्रैप का मतलब क्या है? ड्रैप का मतलब है फेडेड कलरलेस, एक ऐसी ड्रेस जो बिल्कुल धुंधली पड़ चुकी है। जब कई बार हम एक ड्रेस पहन पहन के बार बार धो धो के उसको पहनते हैं तो उसका कलर फेड हो जाता है, तो दिस इज कॉल्ड ड्रैप। तो यहाँ पे एक लड़की है छोटी सी जिसका नाम है सविता, वो एक फेडेड पिंक ड्रेस में पहनकर वहां बैठी हुई है, और उसी के बगल में एक एल्डर वुमन भी है जो उसी के साथ बैठी हुई है। और वो लोग क्या कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, सोल्डरिंग मतलब ज्वाइन कर रहे हैं पीसेस ऑफ ग्लास, ग्लास के पीसेस को ज्वाइन कर रहे हैं। As our friends move mechanically like the tongs of a machine, I wonder if she knows the sensitivity of the bangle she helps make. It symbolizes an Indian woman's suhag, auspiciousness and marriage. और बोलती है कि जब मैंने उसको देखा काम करते हुए तो उसके हाथ ऐसे चल रहे थे मशीन के जैसे, जैसे एक टोंग एक चिमटा चल रहा होता है, तो वो मशीन की तरह चल रहे होते थे। और उसको देख के मैंने ये सोचा कि क्या इसको इस बैंगल की सेंसिटिव पता भी है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स के जितनी एक पवित्रता उस बैंगल्स में मानी जाती है इंडियन कल्चर में, कि एक वुमेन, एक औरत का जो सुहाग है उसको सिंबलाइज किया जाता है बैंगल्स के साथ। तो क्या इस छोटी सी लड़की को ये चीज पता भी है या नहीं पता है कि एक मैरिज में कितना इम्पोर्टेंट होता है ये, और कितना ऑस्पिशियस यानी गुड ओमेन माना जाता है बैंगल्स को। इस छोटी सी लड़की को शायद ये भी नहीं पता होगा। एज यू कैन सी दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ ब्राइड वेयर शी इज वेयरिंग द बैंगल्स ऑन हर wrist. Okay, next para is
It will down, it will dawn on her. Suddenly, one day, when her head is draped with a red wheel, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled onto her wrist, she will then become a bride. Like the old women beside her who became one many years ago. She still has bangles on her wrist, but no light in her eyes. और बोलती है dawn on her का मतलब है कि she will realize, मतलब किसी के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ जाना तो उसको रियलाइज हो जाना कि रियलिटी क्या है। बोलता है एक ना एक दिन ये इस लड़की को भी रियलिटी पता जरूर चलेगी। कैसे पता चलेगी? जब अचानक से उसको जो है ब्राइड बनाया जाएगा और एक लाल कलर का जो दुपट्टा है उससे उसको घूंघट में रखा जाएगा, उसके हाथों में हिना मेहंदी लगाई जाएगी और उसको लाल रेड कलर के बैंगल्स बनाए जाएंगे उसके रिस्ट पे। तब फिर वो एक ब्राइड बनेगी तो उसको डेफिनेटली पता चलेगा कि बैंगल क्या सिंबलाइज करती है। अब उसके बगल में जो एक ओल्ड वुमन बैठी है, वो उसकी वो ब्राइड बने हुए उसको बहुत साल हो चुके हैं और उस औरत को सब पता है। ठीक है, और इसीलिए आज भी इतने साल पहले शादी होने के बाद भी आज भी उसके हाथों में जो है वो बैंगल्स नजर आ रही हैं, लेकिन उसकी आंखों में कोई भी लाइट नहीं है, कोई भी चमक नहीं है। इवन शी इज बेयरिंग द बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, बट उसकी आंखों में कोई भी चमक जो है वो अभी नजर नहीं आ रही है। ओके, योर नेक्स्ट पैरा इज एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, शी हैज नॉट एंजॉयड इवन फुल मील in her entire lifetime. That's what she has reaped. Her husband, an old man with a flowing beard, says, "I know nothing except bangles. All I have done is make a house for the family to live in." अब यहाँ पे उस वो जो लेडी बैठी हुई है जिसके हाथ में बैंगल्स है और आंखों में बिल्कुल चमक नहीं है, वो क्या बोलती है? वो बोलती है कि एक वक्त का शेर, शेर मतलब किसी चीज को यूनिट ऑफ मेजरिंग क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी को मेजर करने का पुराने समय पर जो यूनिट था वो माना जाता था। जैसे कि हम किलोग्राम्स में मेजर करते हैं, लीटर या मीटर में मेजर करते हैं, तो वैसे ही वो था। तो बोलते हैं कि एक टाइम का खाना भी जो है हमने नहीं खाया है और बहुत पूरी लाइफ जो है ऐसी बिताई है जब खाना उनको पूरा पेट भर नहीं मिलता था। ठीक है, और ये बोलती है वो जब उसकी आवाज निकल रही होती है तो बहुत लो होती है और उसकी आवाज में बिल्कुल भी खुशी नजर नहीं आती है। ठीक है, दैट्स व्हाट शी हैज रिप, और उसको ये बेनिफिट में मिला है। जैसे कि हमें बेनिफिट मिल जाता है ना हमारे पेरेंट्स या हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनसे, जो हमें मिल गया वो हमें बेनिफिट में मिल गया, हमने अर्न नहीं किया। तो यहाँ पे उसको ये बेनिफिट में मिला है कि उसको एक पेट भर का खाना भी नहीं मिलता। अब उसके जो हस्बैंड है वो यहाँ पे बोल रहे हैं, उसको डिस्क्राइब किया गया है, उसके हस्बैंड की जो दाढ़ी है, जो बियर्ड है, वो काफी लंबी लंबी है और वो बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता सिर्फ बैंगल्स बनाने के अलावा। मैंने अपनी पूरी लाइफ में बैंगल्स बना के जो काम किया है वो सिर्फ इतना किया है अपनी फैमिली के लिए कि मैंने उनके लिए एक घर बना दिया है। आई हैव मेड अ हाउस। इतनी मेहनत करने के बाद उन्होंने क्या अचीव किया है कि उन्होंने एक घर बनाया है। ठीक है, अब आगे यहाँ पे जो ऑथर है उसके उनके घर बनाने की जो सिचुएशन है उसको डिस्क्राइब करती है। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. अब वो बोलती है कि ये सुनने के बाद कोई भी इंसान जो है वो थोड़ा हैरान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि काफी लोग ऐसे भी हैं जो अपनी पूरी लाइफ में एक घर भी नहीं बना सकते। एटलीस्ट उसने घर तो बनाया, उसके सर पे एक छत तो है रहने के लिए। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. वो बोलती है कि ये जो रोना है, रिंग्स का मतलब होता है एक ऐसा साउंड जो हर जगह रिपीट हो रहा है, आवाजें आ रही है बहुत ज्यादा। तो ये रोने की आवाज हर घर में आती है उस फिरोजाबाद में, जहाँ पे सारे लोग सिर्फ इसी काम में लगे हुए हैं बैंगल्स बनाने के, और उनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो उनसे पेट भर खाना खा सके। तो इस बात का जो रोना है वो हर किसी की फैमिली में, हर किसी के घर में है। द यंग मेन एको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। अब यहाँ पे एको का मतलब होता है रिपीट करना और लेमेंट का मतलब है कंप्लेंट। तो जितने भी जो यंग बच्चे हैं, जो यंग लड़के हैं, वो अपने एल्डर्स से हमेशा से कंप्लेंट करते हैं। क्या कंप्लेंट करते हैं? कि ये प्रोफेशन में उनको नहीं रहना, दे डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस प्रोफेशन। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, hurtling down, moving around. Ab years of mind numbing, years of numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. अब toil का मतलब होता है फिजिकल हार्ड वर्क, जो कि हम अपने जिंदगी में कुछ खाने के लिए, कमाने के लिए जो हम हार्ड वर्क करते हैं वो फिजिकल हार्ड वर्क, दैट इज टॉयल। तो वो बोलते हैं कि
इतनी मेहनत करने के बाद और कुछ नहीं मिलने की वजह से उन लोगों की जो सपने देखने की जो एबिलिटी है वो भी खत्म हो चुकी है। उनका जो इनिशिएटिव है कि वो कुछ करे, कुछ सोचे, वो अब मर चुका है। वो लोग सोचना ही नहीं चाहते क्योंकि उनको बिलीव ही नहीं है कि अगर वो कुछ सोचेंगे तो वो हो पाएगा। Why not organize yourselves into a cooperative? I asked a group of young men who have fallen into the vicious circles of middlemen who trapped their fathers and forefathers. अब इतने में जो ऑथर है ना, वो कुछ लड़कों के पास जाती है और वो बोलती है, जो कि यंग बॉयज थे, उनको बोलती है कि ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम लोग अपना एक कॉपरेटिव बना लो, अपनी खुद की एक कंपनी बना लो, इसका एक बिजनेस कर लो। तो जब वो उनसे पूछती है तो वो उनको देख रही होती है कि वो जो बॉयज हैं वो लोग हैं जो मिडिल मैन, जो बिचौलिया होते हैं, ऐसे लोग जो कि क्या कर रहे होते हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं बहुत ज्यादा, उनसे काम करवाते हैं बहुत ज्यादा और उनको पैसा कम देते हैं और आगे उस बैंगल्स को बेच के काफी अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। तो वो मिडिल मैन की वजह से इन लोगों का जो है बहुत एक्सप्लॉइटेशन हुआ है। और नॉट इवन इन छोटे लड़कों का, इनके फादर्स, इनके फोर फादर्स बहुत टाइम से इन मिडिल मैन के एक्सप्लॉइटेशन से गुजर रहे हैं, जो कि कई बार इनको जो है इनको कर्ज दे देते हैं और फिर उनसे बहुत ज्यादा पैसा जो है वो लेते हैं। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for being something illegal, they say. Hauled up का मतलब होता है drag या कहीं taken away, ले जाना। तो अब वो रिप्लाई क्या करते हैं, बॉयज को रिप्लाई करते हैं कि अगर हम ऑर्गेनाइज कर भी लें और एक कोऑपरेटिव स्टार्ट भी कर दें, तो हमें ऐसा लगता है कि जो पुलिस है वो हमें यहाँ से ले जाएगी, हमें मारेगी, हमें जेल में बंद कर देगी और ऐसा लगेगा कि हम कुछ इलीगल काम कर रहे हैं, हम कुछ गैर कानूनी काम कर रहे हैं। ये तो एक गैर कानूनी काम होगा। There is no leader among them, no one who could help them see things differently. Their father are as tired as they are. और बोलते हैं कि यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं था जो इन लोगों को लीड कर सके, इनको समझा सके। इवन वो अपनी खुद की भी हेल्प नहीं कर सकते, कोई भी चीजों को अलग से देखना ही नहीं चाहता था। उनके जो फादर्स हैं वो भी थक चुके थे ये अपने इस प्रोफेशन से, लेकिन फिर भी कोई इनिशिएटिव नहीं लेना चाहता था। They talk endlessly in a spiral that moves poverty to apathy. Apathy means lack of concern. जब आपको किसी चीज के बारे में ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, आपको सोचना ही नहीं है, to greed and to injustice. Listening to them, I see two distinct worlds. One of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. The other, a vicious circle of sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians. अब यहाँ पे जो ऑथर है वो क्या बोल रही है कि अगर हम इस बारे में बात करें तो हमें नजर आता है कि गरीबी जो है वो एक ऐसी जगह पर आ चुकी है जो अब उसको लालच की कोई परवाह ही नहीं है। ठीक है। और उनको कोई लालच ही नहीं रहा अपनी लाइफ से कि उनको कुछ मिलेगा। और उनको जो ये जो लाइफ में जी रहे हैं, उनको ये इसलिए बिलीव नहीं है कि उनको कोई जस्टिस या कोई न्याय मिलेगा। अब ये सब सुनने के बाद ऑथर ने रियलाइज किया कि एक दो वर्ल्ड है उस वहां पे। एक तो एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे वो फैमिलीज बिलोंग करती है जो कि बहुत गरीब है और उनको कोई भी फैसिलिटी नहीं है। दूसरा, उन्होंने क्या किया है कि वो अपने आप को मान लिया है कि वो ऐसी ही कास्ट में, ऐसी ही जाति में उनका जन्म हुआ है जहाँ पे उनको सिर्फ यही करना है। और दूसरा वर्ल्ड वो है उन साहूकार्स का, वो मिडिल मैन, वो जहाँ पे वो पुलिस मैन आते हैं या लॉ के, कानून के रखवाले जो लोग आते हैं, वो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स या पॉलिटिशियंस आते हैं जो कि उन लोगों को कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। तो दो वर्ल्ड्स को यहाँ पर ऑथर ने एनालाइज किया, उनके बारे में बात की। Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. Before he is aware, he accepts it as naturally as his father. To do anything else would mean to dare. अब यहाँ पे वो बोलते हैं अगर इन दोनों चीजों को देखें तो एक तरीके से बच्चे के ऊपर ये बोझ डाल दिया जाता है जब तक वो समझे इस चीज को कि ये सही नहीं है या हमें कुछ और करना चाहिए, तो वो तब तक एक्सेप्ट कर लेते हैं इस रियलिटी को, जैसे कि उनके फादर ने कर लिया था। और अब उनके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि वो आगे कुछ कर सके, कुछ करेजियस चीज वो कर सके। And daring is not part of his growing up. When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. I want to be a motor mechanism, he repeats. He will go to a garage and learn, but the garage is a long way from him, from his whole home. I will walk, he insists. लेकिन ऐसी जगह पे जब उन्होंने मुकेश को देखा जो कि बहुत डेयरिंग था, बहुत हिम्मत से
उसके पास आया और बोला कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। तो ये देखकर ऑथर को बहुत खुशी मिली, बहुत अच्छा लगा कि हाँ, एक तो है एटलीस्ट पर्सन जो इस प्रोफेशन से हटके कुछ सोच रहा है। और फिर वो दोबारा रिपीट किया उसने कि मैं गैराज में जाऊंगा और मैं सीखूंगा मोटर मैकेनिक का काम कैसे होता है। तो लेकिन क्योंकि जो गैराज है उसके घर से बहुत दूर है, तो वो क्या बोलता है कि मैं इतनी दूर चल के चला जाऊंगा। और वो इस बात के लिए इंसिस्ट भी करता है कि मैं डेफिनेटली वहां से चला जाऊंगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? ही इज सडनली साइलेंट। नो, ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड। अब जब वो बोलता है कि मोटर मैकेनिक बनना है, तो वो ऑथर उसको बोलती है कि क्या तुम प्लेन को फ्लाई करने के बारे में नहीं सोचते हो? वो गाड़ी चलाने के बारे में सोच रहा है। अब जब वो पूछते हैं कि तुम प्लेन के बारे में क्यों नहीं सोचते कि तुम प्लेन उड़ा लो, तो वो एकदम से चुप हो जाता है और एकदम से क्या आवाज देता है, जमीन की तरफ देखते बोलता है नहीं, नो। अब वो क्यों बोल रहा है इसलिए, शायद ये हो सकता है कि उसने अपने आसपास के माहौल में एक प्लेन को उड़ते हुए ना देखा हो, सिर्फ गाड़ियां ही चलते हुए देखा हो, या उसको प्लेन नहीं पता है, या उसको प्लेन अपनी जो रीच है उससे काफी दूर लगता है, तो वो सिंपली रिप्लाई करता है नो। तो यहाँ पे क्या नजर आता है, इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड इन दैट एरिया, जो कि उनके ड्रीम्स भी बहुत ज्यादा लिमिटेड है। In his small murmur, there is an embarrassment that has not yet turned into regret. He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town. Few aeroplanes fly over Firozabad. अब उसकी जो आवाज बहुत धीरे धीरे आ रही थी, उसमें एक एम्बेरसमेंट थी। वो एम्बेरसमेंट क्या थी कि वो प्लेन को फ्लाई करने के लिए नहीं मना कर रहा था, लेकिन उसको इस बात का कोई रिग्रेट नहीं था, क्योंकि उसको संतुष्टि थी कि वो गाड़ियों के बारे में सपना देख रहा है। ठीक है, हर्टलिंग टाउन का मतलब होता है मूविंग अराउंड, और ये बल्कि बोलने के बाद वो क्या करता है, आसपास मूव करने लगता है। क्यों? क्योंकि जो गाड़ियां हैं वो उसके टाउन में नजर तो आती है, लेकिन फिरोजाबाद में बहुत ही कम एयरप्लेन्स जो होते हैं वो उड़ते हैं, बहुत ही कम। ओके, विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर।